शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पायलट खेमे से सुलह के बाद भी गहलोत सरकार ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है। सुलह के बाद आज गहलोत के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक हुई। इस बैठक में पायलट ने सोनिया और गहलोत का धन्यवाद किया है। दिलचस्प बात यह है कि गहलोत ने कहा है कि वो इन 19 विधायकों के बिना भी बहुमत साबित कर देते। बैठक में गहलोत पायलट दोनों ही शामिल हुए। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, मास्क के अंदर से भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये बताने की कोशिश कि दरअसल कांग्रेस राजस्थान में सब कुछ ठीक है। इन सब के बीच पायलट ने सोनिया गहलोत को धन्यवाद किया है। सीधे रुक करेंगे जयपुर का, जहां से इस वक्त शरद हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शरद, अब जबकि पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल है, इसके बावजूद कहा जा रहा है कि विश्वास प्रस्ताव कल पेश किया जाएगा। फिलहाल जो बातचीत हुई है गहलोत और पायलट के बीच में, उसमें क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जरा बताइए आप। चित्रा, मैं आपको बता रहा हूं और इस बीच कैमरामैन को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाते रहें कैसे एमएलए जो है एक एक करके निकल रहे हैं आपस। विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। दरअसल कहा जा रहा है कि बैठक तो भले ही बुला ली गई हो प्रियंका गांधी की पहल पर, लेकिन कड़वाहट बैठक में दिखी। अशोक गहलोत ने कहा कि 19 विधायक आप नहीं भी आते तब भी हम बहुमत में थे, लेकिन आ गए तो खुशी होगी। ये बात आज नहीं कहते तो ठीक रहता, लेकिन उन्होंने कहा। इसी तरह से सचिन पायलट ने इशारों में कहा कि मैं नकारा निकम्मा नहीं हूँ, 6 साल तक मैंने खूब काम किया है। और जो काम किया है उन्होंने 6 साल तक, उन्होंने कहा कि हमने लाठी खाई है, खून बहाया है, जेल गए हैं। तो इशारों में उन्होंने बताया कि मैं नकारा निकम्मा नहीं हूँ। अब इस तरह से जब हालात हैं कि भले ही फोटो खिंचवाया जा रहा है, मास्क के अंदर से मुस्कुराते हुए तस्वीरें आ रही है, हालांकि चेहरे का असली भाव तो छुप गया चित्रा, क्योंकि मास्क पहने हुए थे, लेकिन फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। अब ऐसे हालात में जब इस तरह से व्यंग्य बाण इतना कहने के बावजूद हो रहे हैं, तो ये कितना लंबा चलेगा ये पैचअप? मतलब कुल मिलाकर हाथ तो मिल गए हैं, लेकिन दिल नहीं मिले, कम से कम आपकी बातों से यही नजर आ रहा है। क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा भी अपने आप में एक अलग तरह की कहानी बयां कर रहा है। जब अशोक गहलोत ये कहें कि वो इन 19 विधायकों के, यानी कि पायलट समर्थक 19 विधायकों के बिना भी बहुमत साबित कर देते, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाले पर वो तंज कस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं नाकामा निकम्मा नहीं हूं, यह कहकर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत पर सचिन पायलट ने भी वार किया है। शरद, बिल्कुल सीधे किसी ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। अच्छी बातें भी कही गई है कि आप लोग आए, घर एक साथ होना चाहिए। मैं एक एक विधायक की शिकायत सुनूंगा कि आखिर क्या गलती रह गई जिसकी वजह से ये हालात पहुंचे। तो अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन चाशनी में भिगाकर व्यंग्य बाण भी मारे गए हैं। और ये हालात जो बताते हैं कि इतने दिनों की जो कड़वाहट रही है वो अभी धीरे धीरे ही जाएगी या नहीं जाएगी पता नहीं, लेकिन कुल मिला के ये भी तय किया है कि कल सुबह विश्वास मत हम रखेंगे। उधर बीजेपी ने कहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। तो ये कल विधानसभा में एक तरह से जोर आजमाइश होगी, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से एक जाजम पर आकर बैठे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इस हालात में कहा जा सकता है कि कांग्रेस को फिलहाल फौरी तौर पे तो बड़ी राहत मिली है। तो कल अविश्वास तस्वीर यहाँ पर दिखाई दी है जो बीजेपी लाने वाली है और विश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस पार्टी लाने वाली है। कुल मिलाकर माना जाए कि कांग्रेस का पक्ष फिलहाल मजबूत है और कल कोई परेशानी अशोक गहलोत को नहीं होने वाली है। ये फिलहाल तो ये जो मुश्किल थे वो टल गई है। प्रियंका गांधी लगातार कल सुबह से बात कर रही हैं तमाम विधायकों से, और सारे लोग जो हैं, देखिए जब पहली जो लौट आ रही है विधायकों की सारी बाहर, ये सारे सचिन पायलट गुट के विधायक हैं जो एक एक करके सारे आए हैं। ये शरद हमारे संवाददाता ये अहम जानकारी देते हुए लौट के पायलट घर को आए, घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक दूसरे पर चाशनी में भिगोकर व्यंग्य बाण छोड़ने की कवायद भी जारी है। इन सबके बीच कल विश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे विधानसभा में अशोक गहलोत। फिलहाल सरकार पर कोई खतरा अभी तक तो नहीं दिख रहा, लेकिन करीब महीने भर से राजस्थान की सियासी तस्वीर ने जो रंगत ले रखी थी, उसे देखकर ये यकीन करना मुश्किल था कि गहलोत और पायलट दोबारा साथ साथ खड़े हो पाएंगे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान की कोशिशें रंग लाई और आज विधायक दल की बैठक में दोनों ही नेता एक साथ बैठे, हाथ मिलाया, मुस्कुराए और साथ साथ होने का दावा किया। जुलाई में कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर बैठक होती रही, पायलट के न्योते पर न्योते भेजे जाते रहे, चेतावनी भी दी गई, लेकिन पायलट और उनके समर्थक नहीं आए तो नहीं आए।
करीब महीने भर चली उठापटक के बाद आज कांग्रेस विधायकों की बैठक इसी गरज से बुलाई गई कि गहलोत और पायलट खेमों की दोबारा एकजुटता का संदेश वोटर और विरोधियों दोनों को खुलकर दिया जा सके। कल यानी 14 अगस्त को राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। पायलट खेमे की बगावत के दौर में गहलोत इसी सत्र को बुलाने के लिए राज्यपाल से भी भिड़ गए थे। उस वक्त उनका मकसद फटाफट सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने का था, ताकि विरोधियों और पायलट खेमे के सामने वो अपनी ताकत दिखा पाएं। लेकिन अब बदले हुए हालात में इसकी कोई जरूरत नहीं रही। लिहाजा सत्र में बीजेपी की दिलचस्पी बढ़ गई है। भले ही समीकरण पूरी तरह बिगड़ चुके हैं, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि गहलोत सरकार बहुमत खो चुकी है और कल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। हो सकता है कि ये सरकार स्वयं अपनी तरफ से विश्वास मत के लिए प्रस्ताव लेकर आए। वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम कल ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी साथ का साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल के रूप में हम निश्चित रूप से रखेंगे। हालांकि गुंजाइश नहीं के बराबर है, फिर भी बीजेपी की एक उम्मीद बीएसपी विधायकों की अयोग्यता पर टिकी होगी, लेकिन इस मामले में भी बाजी हाथ से निकलती दिख रही है। बीएसपी विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को होगी। मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। कल इस पर अगली सुनवाई है। दोनों अदालतों ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। यानी बीजेपी के अविश्वास मत की स्थिति में बीएसपी विधायकों के वोट करने पर कोई रोक नहीं है। कुल मिलाकर राजस्थान की सियासी विसात उलट चुकी है और गहलोत सरकार पूरा खेल नए सिरे से शुरू करने की तैयारी में है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और भंवर लाल शर्मा का निलंबन रद्द किया गया है, तो दूसरी ओर बीजेपी इस सोच में होगी कि किस मोहरे पर दाव लगाया जाए। वैसे सियासत की शतरंज में हर मोहरे के लिए आगे और पीछे की चाल हमेशा खुली रहती है। दिल्ली से अनीशा माथुर और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि कल विधानसभा के भीतर अब क्या होता है। एक तरफ विश्वास प्रस्ताव, दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव। आगे बढ़ते हुए बात सुशांत सिंह राजपूत मामले की करेंगे, जिसमें जांच को लेकर घमासान जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता रिया चक्रवर्ती, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया, जिसके बाद अब कोर्ट को फैसला करना है कि आखिर सुशांत केस की जांच की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। सुशांत की मौत की जांच कौन करेगा, मुंबई पुलिस या सीबीआई, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर जारी है। आज एक बार फिर बिहार सरकार और रिया की ओर से लिखित दलीलें सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई। बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में एफआईआर सिर्फ पटना में ही दर्ज की गई है। वहीं रिया के वकील का कहना था कि बिहार सरकार की एफआईआर गैर कानूनी है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा कि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, ऐसे में एफआईआर ट्रांसफर का सवाल ही नहीं। वहीं रिया पक्ष का कहना है कि सीबीआई जांच से उन्हें आपत्ति नहीं, लेकिन बिहार सरकार सिर्फ 0 एफआईआर कर सकती है, जिसे ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इसके अलावा रिया ने सुशांत के पिता के लगाए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं कर रही और न ही उसने जांच में बिहार पुलिस का सहयोग किया। रिया चक्रवर्ती के तरफ से भी अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया। उस रिटर्न सबमिशन में उन्होंने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मान लिया है कि ये मामला को सीबीआई को जाना चाहिए। चूंकि पिटिशनर वही है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो पिटिशनर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जब मान लिया है तो फिर ये मामला सीबीआई को जाएगा ही। इनफैक्ट ऑलरेडी जा चुका है, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर ली है। इस बीच सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने सोशल मीडिया में एक संदेश जारी किया है, जिसमें प्ले कार्ड के जरिए सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life.
तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें। सीबीआई जांच को लेकर पूरा परिवार हाथ जोड़कर यही कह रहा है कि हर हाल में निष्पक्ष जांच चाहिए। और इसी कड़ी में आज बहन सुशांत सिंह राजपूत की श्वेता सिंह कीर्ति सामने आई और उन्होंने इस वीडियो के जरिए एक बार फिर यही कहा है कि वो और उनका पूरा परिवार देशवासियों के साथ हाथ जोड़कर बस यही चाहता है कि हर हाल में एक निष्पक्ष जांच हो। कंगना रनौत ने भी प्ले कार्ड के जरिए सुशांत केस में सीबीआई जांच होने की वकालत की। वहीं महाराष्ट्र सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए। We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. The nation wants to know what happened with Sushant Singh Rajput. Justice for Sushant. CBI for SSR. कल एनसीपी नेता शरद पवार ने सीबीआई जांच पर किसी भी आपत्ति से इनकार किया था, जिसके बाद एक बार फिर महाराष्ट्र में सुशांत की जांच को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मैंने कहा कि सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं होती। सभी राजनीतिक दल, हमारे विरोधी, परिवार के लोग, अब मुझे लगता है कि समय आ रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी। देश भर से मांग हो रही है मामला सीबीआई को सौंपा जाए। महाराष्ट्र सरकार उसमें भी अड़िंगा डाल रही है। महाराष्ट्र सरकार किस चीज की राह देख रही है? सबूत मिटने की या मिटाने की? कौन से बड़े लोग हैं जिन्हें महाराष्ट्र सरकार बचाने का प्रयास कर रही है? पूरा देश सुशांत की मौत का सच जानना चाहता है। जहां जांच सियासी चक्की में पिसती नजर आ रही है, अब इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है, जिससे साफ होगा कि आखिर सुशांत केस की जांच कौन करेगा। अंजना ओम कश्यप के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। सुशांत केस में सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें दोनों ही पक्षों ने सीबीआई जांच को लेकर अपनी अपनी दलीलें रखी गई हैं। दोनों पक्षों की दलीलें क्या है वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया है मामले की जांच मुंबई पुलिस के हवाले किया जाए। सीबीआई ने कहा सीबीआई और ईडी को जांच जारी रखने का आदेश दें। कोर्ट के भीतर ये बातें कही गई हैं। महाराष्ट्र सरकार का पक्ष है सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की कोई वजह नहीं है। महाराष्ट्र की पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। सीबीआई का पक्ष है मुंबई में केस दर्ज नहीं तो फिर ट्रांसफर का तो सवाल ही नहीं खड़ा उठता। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कहा पटना में एफआईआर दर्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पटना में पिता की ओर से एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसको दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। सीबीआई ने कहा है मुंबई में कोई केस दर्ज नहीं किया गया। एकल जज की पीठ सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकती, ये महाराष्ट्र सरकार का पक्ष है। सीबीआई का कहना है मुंबई पुलिस ने 56 लोगों के बयान आखिर किस आधार पर लिए हैं। सीबीआई की ओर से ये अपना पक्ष रखा गया है, महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये पक्ष रखा गया है। कुल मिलाकर दिलचस्प होगा देखना कि अब इस पूरे मामले में जांच किसके हवाले किया जाता है, क्योंकि तमाम पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब देश की सर्वोच्च अदालत पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं बहन पूरे मामले में बार बार पोस्ट कार्ड के जरिए, प्ले कार्ड के जरिए बोर्ड लेकर बार बार इस बात की मांग कर रही हैं कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से ही करवाया जाए, जिससे परिवार संतुष्ट हो पाए। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है। देखिए इस पूरे मामले में और कौन कौन सी नई बातें निकलकर सामने आती हैं। और अब आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको राजधानी दिल्ली, जिसे चंद घंटे की बारिश ने ही दरिया बना दिया। सड़क से लेकर अंडरपास तक पानी पानी हो गए। वहीं गाड़ियों की लंबी कतार जाम में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से लोगों को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ा। राजधानी में डूबती कार, बैलगाड़ी से जानलेवा छलांग, सड़कों पर लंबा लंबा जाम, बारिश से बेहाल दिल्ली। ये कोई नहर, नाला या नदी नहीं है, ये देश की राजधानी की सड़क का हाल है। आसमान से पानी गिरा नहीं कि दिल्ली डूबनी शुरू हो जाती है। चंद घंटों की बारिश में अंडरपास बंद हो जाते हैं, सड़कों पर जाम लग जाता है और दिल्ली के पेरिस और सिडनी बनाने के दावे पानी की जलभराव में डूब के मर जाते हैं। अब मेरा एक ही सपना है, पूरे दिल्ली को चमकाना है, सारी गंदगी साफ करनी है। ये कोई गांव नहीं है, बल्कि देश की राजधानी में बैलगाड़ी चल रही है।
और सड़क ऐसी कि बैलगाड़ी का सफर भी जानलेवा बन जाए। पानी पार करने के लिए बैलगाड़ी का सहारा तो ले लिया, लेकिन अकेला बैल इतनी सवारियों का कहां बोझ उठाने वाला। तुगलकाबाद के अंडरपास में तो गाड़ी बस फंसनी शुरू हो गई। लगातार बुधवार रात से ही बारिश हो रही है और उसका नतीजा यह है कि दिल्ली में कई जगहों पर पानी जमा हो गया है। आप देख सकते हैं पुल प्रहलादपुर इलाके में क्या हालात हैं। इस अंडरपास के नीचे पूरी तरीके से पानी यहां पर जमा हो गया है। इस वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। सुबह 2 बसें यहां पर जो क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी वो अंदर बंद हो गई। उन्हें वहीं छोड़ करके ड्राइवर बाहर की तरफ निकल गए। दिल्ली के तिमारपुर की सड़क स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई। गाड़ियों ने बीच सड़क पर सरेंडर करना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई कि पानी निकासी के लिए मैनहोल का ढक्कन खोलना पड़ा। पूरी तरह से जल जमाव है, जिसके चलते ट्रैफिक जाम तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मानसून की तैयारियों की बात कही जाती थी, वो तैयारियां हैं कहाँ पे। देखिए कितना पानी और किस तरह की स्थिति है। क्या आपको ये यकीन होता है कि आप देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हैं? हम तिमारपुर में हैं, लेकिन लगता नहीं कि ये दरअसल सड़क है। किसी सैलाब में बदल रही है ये तस्वीर, और ऐसे में बरसात अभी भी जारी है। जाहिर है आगे तस्वीर कैसी होगी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये दिल्ली का जखीरा इलाके का अंडरपास है। जरा देखिए जल भराव से इस अंडरपास की क्या हालत हो गई है। ये कार डूबते डूबते बची। पानी के बीच धक्का देकर जैसे तैसे इस कार को पानी से बाहर निकाला गया। मौके पर मदद नहीं मिलती तो इस कार के ड्राइवर की जान भी जा सकती थी। कुछ घंटे की बारिश ने दिल्ली को दरिया बना दिया और सफर को मुश्किल और जानलेवा। आज तक ब्यूरो। दिल्ली का तो एक ही बारिश में हाल बेहाल हो गया, लेकिन जरा सोचिए उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में कैसा मंजर होगा, जहां हफ्ते भर से जारी मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ धंस रहे हैं, सड़कें टूटकर बिखर रही हैं और जहां देखो वहीं सैलाब है। उधर गुजरात और हरियाणा पर भी आज बादलों की तगड़ी मार पड़ी है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का आज लगातार चौथा दिन है। अलर्ट 5 दिनों का था और अभी तक जैसी आशंका जताई गई थी, हकीकत में आफत उससे ज्यादा ही बरसी, कम नहीं। बागेश्वर की तस्वीरें खौफनाक है। रिहायशी बस्ती के ठीक बाजू से चौड़ी धार फूट पड़ी है और सामने समंदर का मंजर है। धुआंधार बारिश के चलते जमीन भी धसक रही है। एक भारी भरकम पेड़ मकान के ऊपर ही जा गिरा। मकान के नाम पर अब यहाँ सिर्फ मलबे का ढेर है। पानी की चेतावनी को हल्के में लेने का अंजाम यही होता है जो पिथौरागढ़ में हुआ। सड़क झरना बन चुकी थी। ऊपर पहाड़ से लगातार धार बह रही थी। इसके बावजूद इस बाइक सवार ने सड़क पार करने की हिम्मत कर डाली। नतीजा आपके सामने है। 1 दर्जन लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, तब इसकी जान बच पाई। रुद्रप्रयाग के पहाड़ों की मानो जड़ें हिल चुकी है। जहां तहां भूस्खलन की तस्वीरें आम हो गई है। केदार घाटी इलाके में सड़कें टूटने से करीब दर्जन भर गांवों का संपर्क टूट चुका है। आज काले घने बादलों ने गुजरात का भी रुख कर लिया। कुछ घंटों की बारिश में करीब आधा राज्य तरबतर हो गया। राजकोट की सड़कों का हाल देखिए। अंडरपास की हालत तालाब जैसी हो गई है। दोपहर के वक्त अंडरपास में एक एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस में मरीज भी था। जैसे तैसे उसे बाहर निकाला गया। सुबह इसी जगह पर एक बस भी फंस गई थी। बनासकांठा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क पर चढ़े पानी में एक कार फंसने से चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से रस्सी बांधकर कार को बाहर निकाला। इधर हरियाणा के कई इलाकों में भी पानी आफत बनकर बरस रहा है। सोनीपत में बीती रात हुई जोरदार बारिश से एक मकान ढह गया। मलबे में दबने से मासूम बच्चों समेत करीब दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। बागेश्वर से जगदीश पांडे, रुद्रप्रयाग से परवीन सेमवाल, सोनीपत से पवन राठी और राजकोट से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात कोरोना की और अहम खबर यह है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास
कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज सुबह से नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उनका टेस्ट करवाया गया। बुधवार रात तक महंत नृत्य गोपाल दास कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में थे और बाल गोपाल की जन्म की खुशियां मना रहे थे, लेकिन सुबह होते होते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जांच में वो कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके बाद दोपहर को उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। फीवर नॉर्मल है इस समय, कुछ हल्की ब्रेथलेस टाइप की समस्या थी सांस में, तो ऑक्सीजन लेवल भी महाराज जी का इस समय सैचुरेटेड है। कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। कोरोना भी टेस्ट कराया गया एंटीजन का, तो उसमें कुछ पॉजिटिविटी की बात है। नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया। आगरा के सीएमओ भी उनकी देखभाल के लिए बुलाए गए थे, लेकिन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मामला ही बदल गया। विशेष सिम्टम नहीं आया है, थोड़ा बहुत तो खांसी पॉजिटिव आया है, थोड़ा नहीं ऐसा कुछ, थोड़ा बहुत। महंत नृत्य गोपाल दास राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से 5 अगस्त को हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल थे। यहाँ पर पीएम मोदी भी थे। इसके बाद कल जन्माष्टमी के कार्यक्रम में भी वो बराबर शामिल रहे। जाहिर है उनके संक्रमित होने के बाद अयोध्या प्रशासन में हड़कंप है। नृत्य गोपाल दास की सेहत को लेकर खुद सीएम योगी फिक्रमंद हैं। वो डॉक्टरों और अधिकारियों के संपर्क में हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। उधर साधु संत भी उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए विशेष पूजा पाठ की तैयारियों में जुटे हैं। अयोध्या से मदन शर्मा और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। सभी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात अब 15 अगस्त की तैयारियों की करेंगे। दिल्ली में लाल किला पर 15 अगस्त कार्यक्रम को लेकर आज पूरी रिहर्सल हुई है। बाकायदा सेना के तीनों विंग की ओर से परेड किया गया। हालांकि इसी बीच 15 अगस्त और के आसपास खुफिया अलर्ट के बाद लाल किला पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं देश तक में। बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।